अरे अरे कोनिचिवा मीना-san, वेलकम टू माय चैनल। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। जानती हूँ कि मैं वीडियो फिर देर से डाल रही हूँ, मतलब बहुत टाइम हो गया। जानती हूँ कि मुझे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, क्या ही बहाना बताओ। मैं अपने फैमिली के साथ पर दूसरी जगह घूमने गई थी, रिकॉर्डिंग करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अलग अलग जगह पर रिकॉर्डिंग की है, तो इतनी देर आ रही है, इसके लिए आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग मेरी वीडियो से देख रहे हो। क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में एक कमेंट मुझे बांग्लादेश से दिखाई दे रही है, ने मुझे नेपाल से हाय कहा है, तो मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ, मतलब कौन से जगह से लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर देना ज़रूर, ठीक है। हाँ, एज एन अपॉलॉजी इस बार मैं काफ़ी लंबी वीडियो डाल रही हूँ, आई होप आपको ये पसंद आ जाए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 160 रुदो सार्बारिक द क्लीनर। ये चैप्टर पिछले चैप्टर से ही कंटिन्यू होता है। हम लोगों को इस इमेज में दिखाया जाता है क्लीनर के हेडक्वार्टर में क्लीनर्स के सिंबल को। यहीं पर कॉर्वस की बात कंटिन्यू होती है। क्लीनर्स के ऑर्गेनाइजेशन को इसीलिए ही बनाया गया था ताकि वो इस दुनिया की मिस्ट्री सॉल्व कर सके। इस इमेज में रुदो उसकी बात काफी सरप्राइज होकर सुन रहा था और वो कॉर्वस से पूछता है नर्स को लिए क्यों। कॉर्वस रुदो के बगल से उठ जाता है और उनके पीछे जो किताबों की लाइब्रेरी थी वहाँ से कोई बुक निकालने लग जाता है और रुदो को कहता है ग्राउंड पर कुछ ऐसी किताबें हैं जो 150 साल से काफी पुरानी है। कुछ वजह से उनमें से कुछ पार्ट अननेचुरल तरीके से मिट चुका है। तो एक बुक निकाल कर दो को ओपन करके दिखाता है तो थोड़ा चौंक कर उस बुक की तरफ देखता है क्योंकि बुक पर लिखा हुआ बहुत सारा पार्ट मिट चुका था। और वो ये कहना चाहता है कि ये जो पुराना बुक है जिसमें ग्राउंड और स्पेयर के कनेक्ट होने की सारी जानकारी थी वो टाइम की वजह से फेडेड हो चुकी है। पर कॉर्वस का ये कहना है इसे लिखने वाला जो राइटर है इसने जानबूझकर ये बुक ऐसे लिख दी है जैसे लगे ये सारे बैचेस नेचुरल तरीके से मिट गए हैं। असल में ये जानकारी छुपाई गई है ताकि किसी को भी स्पेयर और ग्राउंड के कनेक्टेड होने का कोई भी इंफॉर्मेशन ना मिले। और वो उस बुक को क्लोज कर लेता है। ऋषि लाइब्रेरी की तरफ देखते हुए अपनी बात कंटिन्यू करता है दुनिया अलग क्यों हो गई, स्पेयर और ग्राउंड के बीच में ऐसा क्या हुआ था और इसी बात का इम्पोर्टेंट पीस गायब है और हम लोग इसी को ही ढूंढ रहे हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी जिंदा थे जो इस सब के बारे में जानते थे, उन्होंने छोड़े हुए क्लूज ही धुंधले हो चुके हैं, वो क्लू अभी भी यहाँ पर है। तो ये बात की समझ में आ जाती है और वो करो उससे कहता है तुम कहना चाहते हो कि। और वो रुदो की बात पूरी हो उससे पहले कहता है तुमने जो कैनवास टाउन में मक्का का इकोल का मुरल देखा था वो एक क्लू है और फिलहाल जो तुमने पहन रखा है वो भी एक क्लू है, कोई ऐसी चीज जो कभी कैनी सार्बारिक की थी। तो ये बात सुन रुदो जिसे अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी, तो एक बार अपने हाथ को देखता है और अपने दिमाग में सोचता है तो मैं सही था, मेरे ग्लव्स एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं। और वो सब रुदो के सामने वाले सॉर्ट पेपर आकर बैठ जाता है। रुदो से कहता है पहले तो क्लीनर्स ने इन सभी क्लू को नोटिस किया फिर इन सभी क्लूज को ढूंढने के लिए शुरुआत कर दी। ग्राउंड कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम कोई भी चीज आसानी से ढूंढ सकते हैं। कचरे के बड़े बड़े पहाड़ जो कि डिस्पोज नहीं हो सकते, मॉन्स्टर जो कचरे से तैयार हुए हैं जो कि हमेशा बीच में आते रहते हैं। इस सब में फर्स्ट क्लीनर को ये रियलाइज हुआ कि एक अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुन रुदो शॉकिंगली कहता है तो इसी वजह से क्लीनर्स को बनाया गया है। पर क्यों? आप मुझे ये सब अब क्यों बता रहे हैं? आपने शुरुआत में ही मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? अगर आपने मुझे बता दिया होता मुझे इतना देर रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं आपको तभी कॉर्वस स्माइल करते हुए रुदो को कहता है क्या तुम ऑनेस्टली मुझे ये बता सकते हो मैं ये सारी बातें तुम्हें पहली मुलाकात में कैसे बता सकता था जबकि तुम पहले यहाँ पर आए थे तो काफी कंफ्यूज थे। रुदो सर नीचे झुका लेता है, सोचता है हाँ सही है, आप ऐसा नहीं कह सकते थे। तुम्हें इस बात की जरूरत है तुम्हें ये लगे ये सारी इंफॉर्मेशन तुमने खुद गेन की है तो इसके लिए भले ही तुमने दूसरों से मदद ली हो पर इस सब में तुमने खुद से एफर्ट्स भी डाले हैं और अब तुम इस स्टेज पर आ चुके हो कि मैं तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर कॉर्वस रुदो का कंफ्यूजन दूर कर रहा है। जब रुदो यहाँ पर पहली बार आया था तो उसके दिमाग में बस ये था कि वो किसी तरह स्पेयर पर जाना चाहता है, तो वो बाकी बातें तो ध्यान से नहीं सुनेगा जब तक वो खुद ये सारी इंफॉर्मेशन ना पाले तो उसे सभी बातों पर यकीन नहीं होने वाला। यही बात है इसलिए कॉर्वस ने ये सारी चीजें रुदो को पहले नहीं बताई। वो चाहता था कि रुदो इस सब के बारे में खुद जाने, इसलिए कॉर्वस से कहता है कि तुम अब उस स्टेप पर आ चुके हो जहाँ पर मैं ये सारी बातें तुम्हें बता सकता हूँ। ये बात सुनकर कॉर्वस से रुदो पूछता है और बाकी के लोग जो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के स्टेज पर नहीं आए हुए हैं उन लोगों का क्या। और वो एक पल के लिए शांत रहता है और आगे कहता है बाकी के लोगों ने क्लीनर्स को बहुत सारी वजह से ज्वाइन किया है। इस फ्रेम में हम लोग क्लीनर्स को ट्रैश बिन से लड़ते हुए देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे लोगों को ट्रैश बिन से
बचाना चाहते हैं। इस फ्रेम में हम लोग ग्रीस और बाकी सपोर्टर को देखते हैं। वसाकी कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पावर को पाना चाहते हैं। फ्रेम में हम जानका को देखते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि उनका कोई घर हो। इस फ्रेम में हम रियो को देख सकते हैं। वसाकी कहता है जिंदगी जीने के लिए या फिर मजे के लिए या अपने परिवार को मदद करने के लिए किसी की अपनी कोई वजह है। और इस सब के आखिर में ये बात है कि मैं उन सब को यूज कर रहा हूँ। मुझे उन लोगों को सब सच बता देना चाहिए। मैं ये बात जानता हूँ पर मैं ये नहीं कर सकता और फिर भी मैं लोगों को बाहर भेजता रहता हूँ जिन्हें उनके सामने आने वाले खतरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और वह इमोशन से कांपने लग गया था। मैं उस बात से काफी दूर जा चुका हूँ जिसे तुम सही कह सकते हो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना होगा मेरे दोस्तों के लिए। तो इसलिए मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और वह सीरियस नजर से रुदो की तरफ देखता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रुदो को कहता है हम दोनों मिलकर इस दुनिया की सीक्रेट को एक्सपोज करेंगे। तो कॉर्वस का डिटर्मिनेशन देखकर रुदो कॉर्वस के बारे में सोचने लग जाता है। यहाँ पर ये बड़ा सा लंबा आदमी मेरे सामने बैठा है, ये पोलाइटली बात कर रहा है और जेंटलमैन की तरह एक्ट कर रहा है। ये मेरे मुंह पर ही मुझे बता रहा है कि ये मेरा यूज करने वाला है। कोई अच्छा आदमी ऐसे शब्दों का तो जरूर यूज नहीं करेगा और मैं प्रीटी श्योर हूँ मुझसे अभी भी कोई बातें छुपा रहा है। रुदो यह कॉर्वस की डिटरमाइन हक के देखता है। विनी को देखकर आगे सोचता है किसी वजह से ये आदमी मेरे सामने कीचड़ में सना हुआ लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ईमानदार है। ये सोचकर रुदो कॉर्वस ने जो अपना हाथ आगे बढ़ाया था उसी हाथ को जोर से पकड़ लेता है और सीरियसली कॉर्वस की आंखों में आंखें डालकर उसे पूरे रेत से ही कहता है मेरा अब रुदो साइबरिक होना बस हो गया। अब से मैं रुदो साइबरिक द क्लीनर हूँ। और वह रुदो के इस एक्शन से स्टन रह जाता है। तुम्हें जो चाहिए उसे पाने के लिए तुम्हारी मदद कर दूं तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। तो उस बात के लिए मुझे अपने आप कितना भी घसीटना क्यों ना पड़ जाए, मैं तुम्हारे लिए जरूर लड़ूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें मुझे यूज करने में अभी कोई रिग्रेट नहीं होने वाला। रुदो का ये प्रॉमिस सुनकर कॉर्वस एक पल के लिए स्टन रह जाता है और फिर वो अपने दूसरे हाथ से रुदो ने जो उसका पहला हाथ पकड़ रखा था उसे पकड़ लेता है। और वो इमोशन से ओवरवेल्म हो चुका है और वो वैसे ही कांपते हुए आवाज में कहता है सच में थैंक यू, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। रुदो एक हल्की सी स्माइल कॉर्वस को दिखाता है। कॉर्वस भी इमोशन से रुदो की तरफ देखता है और वो आगे अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने दिमाग में सोचता है तुम्हें मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं है, तुम्हें ये जानना भी नहीं चाहिए। मेरा पास, मेरी हिस्ट्री और तुम्हारे ये जो शब्द है इन्होंने मेरे दिल को काफी गहराई से छू लिया है। इमेज में हम कॉर्वस के पीछे इस स्टैट्यू को देखते हैं। इस स्टैट्यू को आप लोग यहाँ पर नोटिस करना, हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। इस अगली वाली इमेज में हम लोग कॉर्वस ने टेबल पर रखे हुए इस मिस्टीरियस वाले बुक को देखते हैं। इस पर आधी रोशनी आ रही है। शायद इसे ऐसे सिंबलाइज किया गया है कि जो बातें अंधेरे में छुपाई गई है अब उन्हें रोशनी में लाया जाने वाला है। सीन चेंज होता है और ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में हम लोगों को ये सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ एक बच्चे की रोने के हमें आवाज आ रही थी। ये बच्चा रोते हुए उसे छोड़ने के बारे में चिल्ला रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये सही नहीं है, ये कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, ये जाने दो, तुम लोग रुक जाओ, कम से कम मेरी बहन को तो जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी बात सुनो, मैंने कहा मेरी बात सुनो। नहीं मॉम। और इस इमेज में हम देख सकते हैं कि एक बच्चा अपनी जान लगा कर रो रहा है और कोई क्लॉक पहने हुए आदमी उसे दूर लेकर जा रहा है। हम लोग इसके बैकग्राउंड में कचरा गिरते हुए देख सकते हैं। लड़का काफी डेस्परेटली रो रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जॉर्डली है। जॉर्डली शायद इसी सिनेरियो को याद करते हुए कहता है अगर ये ऐसी दुनिया है जहाँ तुम रोकने की चाहे जितनी कोशिश कर लो पर सामने वाला तुमसे सारी चीजें छीन लेता है, इस बार मैं सारी चीजें छीनूंगा। हम देख सकते हैं कि एक टीनेज उम्र वाला लड़का वॉचमैन सीरीज वाला कोट लेकर खड़ा है और अगले ही इमेज में हम देखें तो वो लड़का इस वॉचमैन सीरीज वाले कोट को गुस्से से ही चबा रहा है और ये टीनेज उम्र वाला लड़का जॉर्डली है। तो इस फ्रेम में गुस्सा करने वाला लड़का और दूसरी फ्रेम में शांति से बैठा हुआ जॉर्डली देखते हैं। हमारी समझ में आता है जॉर्डली मोआ के सामने बैठा हुआ है। माँ मोआ बेहोश है, शायद वो उसके उठने का इंतजार कर रहा है। उसी वक्त अपने इस पास्ट को याद कर रहा है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। तो चलो हम लोग जॉर्डली की थोड़ी बात करते हैं। अब तक तो ये जॉर्डली काफी मिस्टीरियस लगता था और काफी इविल भी, पर यार अब इसे एक सैड बैकग्राउंड स्टोरी मिल गई तो कसम से इसे अब भरा बुरा कहने में भी मुझे हेजिटेट हो रहा है। अब इस सारे सिनेरियो से पिछले एक चैप्टर का मैं रेफरेंस ले लूं तो जॉर्डली की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी मेरे समझ में आ रही है। जब जॉर्डली रुदो और क्लीनस को उस ट्रैश बीच में लेकर गया था और उसने रुदो से जब सेपरेटली बात की थी तब उसने रुदो से बात करते वक्त चीज कही थी। क्या आप लोगों को याद है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस ऊपर से गिरने वाले कचरे को भगवान की ब्लेसिंग्स मानते हैं, उसे पूछते हैं, ट्रैश बीच वगैरह को पूछते हैं। जब जॉर्डली इसी बैकग्राउंड से आया हुआ है और अभी के इस चैप्टर में भी हम देख सकते हैं कि ये छोटा जॉर्डली जो है ये रो कर इन लोगों को बता रहा है कि ये कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, तो गलत कर रहे हो, पर ये लोग उसकी बात नहीं सुनते। जॉर्डली काफी छोटा बच्चा है, इस वजह से वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाता। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्टोरी हो सकती है कि टाउन पर कुछ ऐसा भी समुदाय होगा
होगा जो इन ट्रैश को या फिर पैर से गिरने वाले ट्रैश को उसे गॉड मानकर पूजते हैं। लोग पैर से गिरने वाले खाने को ब्लेसिंग समझकर खाते हैं। यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि झॉर्डली बेचारा इसी समुदाय का हो और इसी समुदाय के लोगों ने उसका जो परिवार है, उसकी बहन, उसे ट्रैश के लिए ऐसे सेक्रीफाइस कर दिया होगा। अभी ये छोटा झॉर्डली लोगों को रोकते हुए रो रहा है कि ऐसा मत करो, ये कोई ब्लेसिंग नहीं है। पर ये जो ऐसे कट्टरपंथी होता है ना, ये सामने वाले की कहाँ बात सुनाई देती है। लोग वही करते हैं जो उन्हें सही लगता और इस वजह से बहुत सारे मासूम लोगों के साथ अन्याय हो जाता है। झॉर्डली के साथ ऐसा ही कोई अन्याय हुआ है। अब मेरी समझ में आ गया कि झॉर्डली कॉकरोच को इतने आसानी से क्यों खाता है, या फिर उस कौवे को उसने कच्चा क्यों खा लिया, क्योंकि वो बचपन से ही सड़ा हुआ खाना खाते हुए आया है। वाले इमेज में जहाँ पर हम ये टीनेज झॉर्डली देख सकते हैं जो कि वॉचमैन सीरीज वाला ये कोट खा रहा है, ये शायद ऐसा हो सकता है कि भूख के वजह से झॉर्डली कभी सड़ा खाना खाते हुए से ये कोट मिल गया तो उसी भूख की वजह से गुस्से में ही ये कोट को खाने लग गया हो। पर उसी वक्त उसके ये समझ में आ गया कि ये कोट एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और काफी ताकतवर है और खाना खाने की वजह से ही और शायद खाना खाने का कोई कनेक्शन से ही झॉर्डली इस कोट के पावर को यूज कर सकता है। हमने टोरी द नोमैड वाले आर्क में भी देखा था, एक सैंडविच खाकर झॉर्डली इस कोट का शेप बदल लेता है। पहले तो ये झॉर्डली की ही पावर है, कैनी सरबरिक की पावर ये नहीं हो सकती। और एक बात, झॉर्डली का ये जो वॉचमैन वाला कोट है एक तरह से उसने इनहेरिट किया है ऐसा कहा जा सकता है। इस वजह से कोट की जो पुरानी पावर है इस झॉर्डली के हिसाब से बदल गई है। गंगा की शुरुआत में जब पहली बार ही को इनसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चलता है तब इंजिन खुदों को बताता है वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका जो ओनर है उसके एक्सपीरियंस और उसके थॉट से पावर लेता है। सच कहूँ तो झॉर्डली की ये वाली बैक स्टोरी सुनकर मुझे उसके लिए काफी बुरा लगने लग गया है। बेचारों को कितने कम उम्र में सब झेलना पड़ गया। मैंने अब तक के बहुत सारे चैप्टर्स में झॉर्डली को पत्थर दिल कहा तो इस बात के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है। मतलब बंदे के साथ ना सब कुछ हो गया तो बाकी के सारे इमोशन के लिए टाइम ही कहाँ पर है इस बंदे को। और झॉर्डली ने अपने आजू बाजू बचपन से लेकर मतलब ही दुनिया देखी है, ऑब्वियसली वो तो वही सीखेगा ना। तो मैं झॉर्डली को अब जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। झॉर्डली अपनी स्टोरी का हीरो है तो हमारे समझ में आ रहा है उसका टारगेट है पेयर को टेक डाउन करना। अगर आप लोग गाचियाकुदा एंड में फॉलो करते हैं, फिलहाल एंड का क्रेडिट सॉन्ग देखिए तो इन दोनों को एक जैसा ही दिखाया गया है। सच कहूँ और ऐसा है भी क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ रूदो की नहीं है, ग्राउंड की है, स्पेयर की है, क्लीनर्स की है, रेडर्स की है। बस हमारा रूदो अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहा, यहाँ पर हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। हर किसी का अपनी जिंदगी में कोई एम है और वैसे ही झॉर्डली अपने कहानी का हीरो है। उसका अपना स्ट्रगल है, रूदो की तरह वो भी अपना बदला लेना चाहता है। ये बातें हैं जो रूदो और झॉर्डली को सिमिलर बनाती है। झॉर्डली को अगर हम लोग एक लीडर के तौर पर कंपेयर करें तो उसके सामने आता है कॉर्वस, जिसे हम झॉर्डली से एक लीडर होने के तौर पर कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अब मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाली। इसकी झॉर्डली, रूदो, कॉर्वस इन अलग अलग कैरेक्टर्स की सेपरेट बैकग्राउंड स्टोरी और इनके बारे में अलग अलग ओपिनियन की सेपरेट वीडियो लाने वाली हूँ। अब इसी पॉइंट पर हम लोग कॉर्वस पर आए। आप लोगों ने एक बात नोटिस की, मैंने पीछे आप लोगों को की इमेज को नोटिस करने के लिए कहा था कि कॉर्वस के पीछे सर पर एक निशान है जो कि बंद आंखों वाला है। आप लोगों को याद होगा ये कौन सा सिंबल है। आफ्टर 87 में हमने पहली बार मकाका इको के मुरल में वॉचमैन वाली फिगर उसके साथ वॉचमैन सीरीज के उस सिंबल को देखा था। उसी चैप्टर में हमें पता चल गया था कि वॉचमैन सीरीज के साथ और 3 भी सीरीज है कि उसी की तरह ही पावरफुल है। ये 4 सिंबल आप देख सकते हैं। हाँ, इसमें से ये पेंटागन शेप में हमें जो आग दिखाई गई है ये वाला सिंबल कॉर्वस के सर के पीछे जो सिंबल है इसी की तरह हमें नहीं लग रहा। देखो ये सिंबल कॉर्वस के पीछे का ये निशान ये जरूर एक जैसा ही लग रहा है, बट शेप अलग होगी। दिखने में तो ये पेंटागन के बीच में आग ऐसा ही लग रहा है। तो ये हो सकता है कि कॉर्वस के एंसेस्टर भी एंसेस्टर कैनी सरबरिक की तरह पावरफुल इंसान रहे होंगे। कॉर्वस का पूरा नाम कॉर्वस आर्का है। ये जो पेंटागन वाला सिंबल है ये आर्का क्लैन से है ऐसा कह सकते हैं। और शायद कॉर्वस की पावर मुझे फोरसाइट वाली लग रही है। रूदो ग्राउंड पर आया है, अब से क्लीनर्स तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने मिल रही है। पर ये सब मुझे कॉर्वस की वजह से लग रहा है। कॉर्वस जानता है रूदो, प्रेयर और ग्राउंड का एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। मुझे कॉर्वस इस दुनिया का एरविन स्मिथ लग रहा है। सच कह रही हूँ। इस सब के बारे में मेरी सेपरेट आने वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अब ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो ये वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। चैप्टर 170 द हीरो ऑफ द स्टोरी। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देख रूदो कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिख रहा है। अब वो उस कागज को सामने की दीवार पर स्टेपलर से स्टेपल कर देता है। इस कागज पर लिखा हुआ था टू डू लिस्ट, यानी कि रूदो जो आगे करने वाला है उसने उसकी लिस्ट बनाकर दीवार पर उसके एक तरह से पोस्टर लगा दिए हैं। रूदो अपने इस काम को काफी सीरियसली ही देख के जा रहा था। इधर बाजू हम देखे तो रूदो के रूम में हमें बहुत सारा सामान भी दिखाई देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने उन्हें वाइटल इंस्ट्रूमेंट से वेपनाइज करने के लिए कलेक्ट किया होगा।
सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सीरियस सेमियो को। रूदो को बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, रूदो ये हाई टाइम है, अपने आप को तैयार कर लो, काम पर चलो। रूदो इधर खाना खा रहा था और सेमियो की ये बातें सुनकर वो वैसे ही खाना खाते खाते रुक जाता है। वो अपना खाना टेबल पर रखता है। सेमियो से कंफ्यूज होकर पूछता है, काम पर चलो? तो सेमियो रूदो से कहने लग जाती है, तुम अभी रूदो साइबरिक द क्लीनर हो, है ना? क्लीनर्स को काम करने होते हैं, तुम्हें याद भी है ना वो क्या काम होते हैं? तो सेमियो की ये बात सुन रूदो एक पल के लिए स्टन रह जाता है और वो अगले ही पल पैनिक हो जाता है। उसके पूरे चेहरे पर पसीने आ गए थे। इस सवाल का जवाब उसे पता नहीं था। वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो सेमियो एकदम से रूदो के पास आकर उसके चेहरे पर पॉइंट आउट करते हुए कहती है, ट्रैश बीज को एक्सटर्मिनेट करना, हमारे पास टन में ट्रैश बीज है और पहाड़ों जितना काम है। और ये बात भी अजेम करो कि तुम्हारा पर्सनल काम अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मदद करेगा, पर अगर तुम नई जॉब के लिए रिक्वायर तो काम है तो नहीं किया तो तुम एक रिस्पेक्टेबल क्लीनर बिल्कुल भी नहीं बनोगे। यहाँ पर सेमियो का मूड बदल जाता है और गुस्से में ही कहती है, स्पेशली वो इंजन, वो बेशर्म हमेशा काम चोरी करता है और लड़कियों के पीछे भागता है। यहाँ तक कि फिलहाल वो सर्जिकली वो तुमसे अटैच है, वो असल में कोई काम नहीं कर रहा। इधर हम देख भी सकते हैं कि इंजन काम ना करते हुए रात को पार्टी करने के लिए निकल गया है। अब सेमियो रूदो को आगे कहती है, इस सब का मतलब तुम जानते हो रूदो, चाहती हो तुम आज जाकर ये काम पूरा करो, इसकी डिटेल्स तुम्हें बाद में दे दूंगी। तो रूदो भी सेमियो को यस मैम कहता है। सेमियो आगे रूदो से कहती है, बाय द वे जानका अब रिकवर हो चुका है और उसने काम पर जाना भी शुरू कर दिया। तो रूदो भी सेमियो को इंश्योर करते हुए कहता है, मैं जानका के लेवल में पहुँचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इस वक्त सेमियो और रूदो की जब बातें चल रही होती है तभी फॉलो भी अपना खाना लेकर इनके पास आता है और इन लोगों की क्या बात हो रही है ये सुनता है। और इन लोगों की ये सारी बातें सुनकर फॉलो अपना सर नीचे झुका लेता है और वो कुछ सोचते हुए ही आगे बढ़ जाता है। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। साउथ वार्ड से मिल्ड्रेटा रियू ग्रीस फू को कटर ले जा रही थी। अब यहाँ पर रास्ते में जाते हुए इन लोगों की एक दूसरे से बातें चल रही थी। रियू मिल्ड्रेटा से पूछती है, मिल्ड्रेटा तो तुम कह रही हो कि तुम सेलिया हो? मिल्ड्रेटा कहती है, हाँ, मेरे टाउन का नाम सेनोजामा है। 6 सालों पहले कुछ ट्रैश बीज ने आकर मेरे गांव को तबाह कर दिया और उसे पोल्यूटेड जोन बना दिया और तभी से बेसिकली तुम ये कह सकती हो कि सेलिया खत्म हो गए। और एनीवे तुम सेलिया के बारे में कैसे जानती हो? तो यहाँ रियू कुछ नहीं कहती, बस ऑकवर्ड सी स्माइल दिखाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि रियू को सेलिया के बारे में कैसे पता है। हाँ, अमेज़न नॉर्डे जिससे लड़ते हुए रियू की काफी खराब हालत हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसे हराने के लिए रियू को गन निकालनी पड़ी। वही अमेज़न नॉर्डे जिसने उस झोरली के लिए अपनी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी। रियू अमेज़ो को याद भी करती है, जब अमेज़ो पहली बार रियू से मिली थी तब उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए रियू को बता दिया था कि वो सेलिया वॉरियर ट्राइब से आती है। अब नॉर्डे को याद करके रियू मिल्ड्रेटा से पूछती है, क्या तुम नॉर्डे के बारे में जानती हो? मिल्ड्रेटा उसे कहती है, नॉर्डे तुम उसे कैसे जानती हो? रियू सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में कभी और बात करेंगे। रियू को टॉपिक चेंज करता देख मिल्ड्रेटा आगे कुछ नहीं कहती, पर वो आग में सोचती है, मैं सच में अब क्यूरियस हो गई हूँ। मतलब मिल्ड्रेटा को थोड़ा बहुत शक तो है। तभी ग्रीस जो कि पीछे बैठा हुआ था सोकर ही मिल्ड्रेटा को अपनी मदद ऑफर करता है। रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बेटा प्लीज मुझे अब ड्राइव करने दो। देखो हेडक्वार्टर से साउथ ब्रांच तक बहुत लंबा सफर है, तुम्हें सारा काम अकेला तो नहीं करने दे सकता। मिल्ड्रेटा अपनी नजर आगे रखकर ड्राइव करते हुए अपने हमेशा के एटीट्यूड में ही कहती है, तुम्हारी इस ऑकवर्ड मदद की जरूरत नहीं है, कहा ना मैं ड्राइव करूंगी, अच्छे बच्चे की तरह वहाँ बैठे रहो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। तो मिल्ड्रेटा की ये बात सुन एकदम से टर्न रह जाता है और दिमाग में सोचता है, ओ वो कितनी कूल है, अब ग्रीस लड़की पसंद आ गई। इधर रियू भी कि इस मूड को देखती है, ये भी समझ में आ जाता है कि ग्रीस को मिल्ड्रेटा का ये एटीट्यूड पसंद आ गया है। मिल्ड्रेटा आगे कहती है, और वैसे भी इस फू पर नजर लगने के लिए हमारे पास ज्यादा आंखें होंगी उतना बढ़िया रहेगा, है ना? यहाँ तक कि हमारे ट्विंस ने भी पर अगर भरोसा किया है फिर भी हमें उस पर नजर रखना होगा। हम फू के सर पर 2 ट्विन डॉल्स को देखते हैं, मतलब ये कुछ अलग ही कैरेक्टर्स हैं और इन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये किसी के वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। इनके बारे में फिलहाल तो हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें इनके बारे में पता चल जाएगा। अब हम लोग हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर रूदो अपने रूम से बाहर निकलकर कहीं जा रहा था, तभी उसे पीछे से फॉलो आवाज लगाता है। रूदो देखे तो फॉलो कुछ कपड़े लेकर रूदो के पास आ रहा है। रूदो का ध्यान इस कपड़े पर जाता है। फॉलो ये कपड़े रूदो के सामने करते हुए उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए नया यूनिफॉर्म लाया है। रूदो तो पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर वो फॉलो से कहता है, पर मेरे पास ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म है। फॉलो उसे समझाता है, ये नया वाला है, मैं तुम्हारे लिए खास अगस्त से लिया है। अगस्त फिलहाल डॉल फेस्टिवल के कॉस्ट्यूम में काम कर रहा है और वो सभी क्लीनर्स के यूनिफॉर्म को रीडिजाइन कर रहा है।
कोर्स तुम्हारा वाला अभी रीडिजाइन नहीं हुआ, ये जो यूनिफॉर्म है तुम्हारा वाला जो पुराना यूनिफॉर्म है ना उसी की तरह है। फिर से कहता है हाँ पर मेरे पास पहले से ही यूनिफॉर्म है। तो फॉलो थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, पर जब हम दोनों ने नो मैन लैंड में अपने कपड़े स्विच किए थे तब मैंने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए, क्या तुम्हें याद है? और इधर फॉलो के दिमाग में ये कहता है तुमने नहीं किया, पर तुमने मेरे कपड़े खराब नहीं किए और उल्टा तुम्हें इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से बॉक्स भी मिल गया। फॉलो यहाँ नो मैन लैंड में हुए उन मोमेंट्स के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने जब रुदो को ये बॉक्स यूज करने के लिए दिया था तब फॉलो ने आकर उसे रोक लिया था। उसे कहा था मैं जानता हूँ कि तुम इन्फॉर्मेशन चाहते हो पर ये चीज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और दूसरा मोमेंट जहाँ फॉलो ने अपना हैमर रुदो को ऑफर किया था, अपना असल में हैमर देने के लिए काफी हेजिटेट कर रहा था क्योंकि आप लोगों को पता है रुदो ने एक बार किसी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया, वो उसका पूरा इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है। फॉलो को ये डर था कि रुदो ने अगर फॉलो के हैमर को इस्तेमाल कर लिया तो हैमर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फॉलो अगली बात इसे याद करता है कि रुदो ने अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी कि ग्लव्स को बिना सोचे समझे फॉलो को पहनने दिया। रुदो ने फॉलो पर भरोसा किया, ऐसा भरोसा फॉलो रुदो पर नहीं कर सकता था। फॉलो अपने दिमाग में ये सारी मोमेंट को याद कर रहा था, ये सब सोच रहा था। तभी रुदो उसे होश में लाते हुए पूछता है और तुम क्या कहना चाहते हो? फॉलो कुछ बात करने के लिए अपने मुंह खोलता है पर आगे अपना मुंह बंद कर लेता है और थोड़ी देर बाद कहता है नहीं कोई बात नहीं, एनीवे इसे अपने जॉब पर पहन लेना। के स्माइल करते हुए आगे कहता है तुम नहीं चाहोगे, तुम अपने काम पर फटा पुराना यूनिफॉर्म पहनना तो पसंद नहीं करोगे, अपने बेस्ट फाइट करना चाहोगे है ना? ये फॉलो यही पर तुम चुक गए। रुदो हमारा लड़का रुदो इन चीजों से ज्यादा अन्य चीजों की ही कीमत करता है, तो ऑब्वियसली ये नया यूनिफॉर्म उसके आंखों में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शायद इसी बात को ध्यान में ही लेकर ही रुदो फॉलो को ही थैंक यू ऐसा कह देता है। मोमेंट के लिए इन दोनों के बीच में काफी लंबी साइलेंस हो जाती है। रुदो का डायरेक्टली ना सुनकर फॉलो 1 मिनट के लिए स्टन रह जाता है और रुदो से पूछता है क्या? तो डायरेक्टली वो बताने लग जाता है मैं अपने पुराने यूनिफॉर्म को अभी भी पहन सकता हूँ और वैसे भी मुझे मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को फिक्स करना है, ये कपड़ों के फटने से फिर खराब होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर फॉलो को थोड़ा मुंह उतर जाता है, थोड़ा सा गुस्से में कहता है चलो ठीक है, और वो रुदो के वो यूनिफॉर्म वाले कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। तो फॉलो को जाते हुए देखता है पर उसके समझ में नहीं आता फॉलो के दिमाग में असल में क्या चल रहा है। फॉलो रुदो के यूनिफॉर्म लेकर काफी जल्दी से ही वहाँ से निकल जाता है। जाते हुए सोच रहा था कैसे उसने रुदो के नए यूनिफॉर्म के लिए ऑगस्ट से जाकर रिक्वेस्ट की थी। ऑगस्ट ये अपना काम कर रहा था, तभी फॉलो ऑगस्ट को जाकर पूछता है ऑगस्ट मेरे से रुदो का यूनिफॉर्म फट गया था, ये मेरी ही गलती थी, क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है? ऑगस्ट ये तो अपने ही मूड में चिल्लाते हुए फॉलो से कहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तक कि दरवाजे पर ये लिखा हुआ था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर भी तुम आए हो। ऑफ कोर्स मेरे पास एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, वहाँ पर शेल्फ पर रखे हुए हैं, जाकर ले लो। और अगले मोमेंट पर फॉलो को रुदो का चेहरा दिखाई देता है, उसे यूनिफॉर्म ना लेते हुए नो थैंक यू कहता है। और इस सभी को याद करके फॉलो एक जगह पर रुक जाता है, काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है और उसके दिमाग में आता है सपोर्टर। अगली इमेज में हमें अलग अलग लोगों की क्लीनर्स और सपोर्टर्स के बारे में ओपिनियंस दिखाए जाते हैं। इस इमेज में हम देखें तो कोई हम लोग क्लीनर्स के बारे में कह रहे थे क्लीनर्स ये तो काफी महंगे होते हैं। दूसरा आदमी ये कहता है इन क्लीनर्स को महंगे मत कहो, और ये तो सपोर्टर है जो कि क्लीनर्स के चमचे होते हैं। दूसरी इमेज में एक आदमी पूछ रहा था यार ट्रैश बीच से लड़ना, पर तुम लोग तो गिवर नहीं हो, इस सब का क्या पॉइंट है? एक औरत अपने बच्चे को सुला रही थी, उसे सुलाते हुए ही सामने वाली से कहती है मैंने गिवर से पहले भी बात की थी, वो लोग छोटे बच्चे की तरह होते हैं जो अपनी एक ही चीज को कभी जाने नहीं दे सकते, और वो सोचते हैं यही बात है जो उन लोगों को सुपीरियर बनाती है। हमारे जैसे नॉर्मल लोग उनकी नस्ल को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, है ना बेबी, है ना? अब फॉलो की मेमोरी वापस चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है एक छोटे लड़के को जो कि फॉलो वाला हैमर लेकर फॉलो से कहता है हे फॉलो गेस करो मैं गिवर बनने वाला हूँ और मैं क्लीनर्स को ज्वाइन करूंगा। इसी सभी चीजों को याद करते हुए फॉलो अपने हाथों में जो रुदो के कपड़े हैं उन्हें जोर से क्रम्बल कर देता है। वो उन कपड़ों को काफी गुस्से से ऊपर उठा लेता है जैसे कि वो उन कपड़ों को जमीन पर जोर से फेंकने वाला है। तभी हमें चैप्टर का टाइटल फिर से दिखाया जाता है, चैप्टर 170 द हीरो ऑफ द स्टोरी इज व्हाट ही कुड नेवर बी। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 80 ओजिंग। पहले ही पैनल में हम देखे हमें रियू को नहाते हुए दिखाया जा रहा है। ओके तो मैं इस इमेज को ब्लर करने वाली हूँ, कुछ दिमाग में गंदा मत सोचना। रियू अभी बस 16 साल की लड़की है। बस इस इमेज का यहाँ दिखाने का यही मतलब है वो हेडक्वार्टर को जाने के लिए नहा धोकर तैयार हो रही है। और अगले ही सीन में हम देखे तो हेडक्वार्टर में रियू अपना कदम रखती है, अपने हमेशा के ही चेयरफुल मूड में भागते हुए आकर रियू को जोर से बताती है मैं वापस आ गई हूँ। क्योंकि पीछे हम देखे तो रेटा, ग्रीस, एशिया और फू भी था। रियू अपने चेयरफुल मूड में ही कहने लग जाती है ओ मैन ये साउथ ब्रांच कितनी दूर है, वो तो भला हो मिल रेटा की ड्राइविंग का। हम लोग एक और आधे दिन में ही हेडक्वार्टर वापस आ गए
ओके, तो यहाँ पर अभी कोई लड़कियों के ड्राइविंग पर मजाक नहीं उड़ाएगा। आप लोगों को याद है ना, साउथ ब्रांच से हेडक्वार्टर तक जाने तक 2 दिन लगते हैं और उसमें भी ड्राइविंग के लिए जिनने ग्रीस की मदद ली थी। मिलिट्री तो काफी बढ़िया ड्राइवर निकली। रियू जब सेमियो के पास पहुंच जाती है तो वो देखती है सेमियो की हालत काफी खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरे हफ्ते भर से नहीं सोई है। रियू को आता देख कर कहती है वेलकम बैक, क्या तुम अच्छे से ठीक हो गई? रियू यहाँ पर कहती है सेमियो तो मरने की कगार पर आ गई। अब ग्रीस भी सेमियो के टेबल के पास आता है। उसके सामने के ये सारे कागज को देखकर कागज को उठाता है, उसे पढ़ते हुए कहता है सेमियो अब मुझे तुम ये मत कहना कि हमें जल्दी में कोई काम करना है। सेमियो अपना चश्मा निकालते हुए ग्रीस से कहती है हाँ हमारे पास काम है। अपना चश्मा अपने सर पर रखती है और अपने आंखों को थोड़ा सा रब करते हुए परेशान होकर ही बताने लग जाती है कभी कभी हमें हर जगह से ट्रैश बेस्ट के हमले की रिपोर्ट आती है और मेरा काम है कि जब लोग ट्रैश बेस्ट के खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं तो उनकी कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए मुझे क्लीनर्स को असाइन करना होता है, हर एक जगह पर हर एक क्लीनर को। मैं जानती हूँ कि इस काम को मैंने ही चूज किया है, मुझे जरा सा भी ब्रेक नहीं मिल रहा। मैं बेचारी इस ऑफिस के काम से पूरी तरह से परेशान हो गई थी, उसे यहाँ तक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। तभी सेमियो अपने टेबल के नीचे से गंदी मैगजीन को बाहर निकालती है और उसे पढ़ते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने थोड़ी देर के लिए अपना माइंड खो दिया था, ये थोड़ा मिनट दो, अपने सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो सेमियो का ऐसा देख रही हूँ सोचती है क्या ये गंदी मैगजीन्स सेमियो के लिए हेल्थ सप्लीमेंट है? अरे भाई साहब, सेमियो तो अपनी आकाशी सेंस से और जिराया की रिश्तेदार निकली। सेमियो की प्रॉब्लम समझ में आने के बाद थोड़ा सा सीरियस करते हुए कहता है मैं मिल्ड्रेटा और यू के तरफ से कुछ नहीं कह सकता, मुझे कोई इंजरी नहीं हुई है और मैं कुछ काम में बिजी भी नहीं हूँ, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेमियो खुश होकर कहती है क्या सच में? तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मिल्ड्रेटा यहाँ पर ये सारा सिनेरियो देख कर कहती है यहाँ पर ये सब हालत है तो साउथ ब्रांच में सभी लोग काम में डूब ही गए होंगे, मैं कल निकलूंगी और ट्विंस को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और वैसे भी मैं उन्हें यहाँ पर बस इस फू पर नजर रखने के लिए लाई थी। फू यहाँ पर बात निकलते ही ऐसा श्रिंक हो जाता है और थोड़ा सा असली हंसते हुए कहता है तो काफी बुरा हुआ, मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा है। फू पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। ग्रीस मिल्ड्रेटा को थैंक यू कहते हुए कहता है मिल्ड्रेटा तुम तो लाइफ सेवियर हो, सच में थैंक यू, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया। अभी ही फू का कर्ज डॉल, क्या तुम जानते हो मैंने सुना था क्लीनर्स हमेशा चौकन्ने रहते हैं पर हम लोग तो यहाँ आराम से आ गए। फू ही से पूछता है तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग हम पर भरोसा करने लग गए हैं? सेमियो फू को आवाज लगाती है। फू एकदम चौंक जाता है और डर कर पूछता है यस मैम। सेमियो फू को शक की नजरों से देखते हुए कहती है मुझे बताया गया था जैसे कि तुम यहाँ पर आओगे जो तुम्हें बॉस के पास लेकर जाना है, मैं तुम पर नजर रखने वाली हूँ। और अगले सीन में हम देखे तो मिल्ड्रेटा पर जो नीचे ट्विन डॉल्स थी ने कहती है इसका मतलब वो तुम्हें अंदर ले रही है। ये ट्विंस भी सामने से सैल्यूट करते हैं। फू यहाँ थोड़ा फ्रीक आउट हो जाता है क्या? तो ओके, यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सेमियो बात असल में फू को कह रही है या फिर इन ट्विंस को, आप लोग थोड़ा फिगर आउट कीजिए। और आगे हम देखते हैं कि फू बेचारा बस अकेला ही खड़ा है। रियू उसे अकेला खड़ा रहते हुए देख पर वो कुछ नहीं कहती। वो मुड़कर सेमियो से पूछने लग जाती है तो इसका मतलब यह है कि रूदो भी अपना काम करने के लिए पहले से ही निकल चुका है। मैं बताती है मैं अभी उसे भेजने वाली हूँ, क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो? तो रियू अपने गर्दन पर थोड़ा सा रब करते हुए थोड़ी नर्वस होकर ही कहती है वैसे एग्जैक्टली तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तभी रियू याद करती है कि कुरो ने उसे बताया था कि रूदो ने कुरो को रियू से माफी मांगने के लिए कहा था। इसके अलावा रूदो कुरो को यहाँ से जाने नहीं देने वाला। और इसी बात को याद करके रियू खुश हो जाती है और कहती है मुझे बस ऐसा लगा उससे मिलना काफी बढ़िया रहेगा। वो स्माइल कर रही थी, उसे ये बात अच्छी लग रही थी कि रूदो उसकी केयर कर रहा है। सेमियो भी ओके कहती है और आगे रियू को बताने लग जाती है ने आधे घंटे पहले उसे इस हॉल में देखा था, शायद वो अपने रूम में वापस चला गया हो और तुमने उसे ढूंढ लिया। क्या तुम उसे बताओगी कि मैंने उसे जल्दी बुलाया है? रियू स्माइल करती है कहती है यू गॉट इट, मैं अपना जॉब भी बाद में करूंगी। वहाँ से निकल जाती है। हम देखते सेमियो को, सेमियो फिर से अपने जिन पढ़ने लग जाती है। ग्रीस यहाँ पर वरीड होकर सेमियो से पूछता है क्या हुआ सेमियो? सेमियो भी कुछ बात नहीं बताती। हम देखे रियू को जो कि हर तरफ रूदो को ढूंढती है, मैस हॉल में, देखे रूम में, यहाँ तक कि रेस्ट रूम में भी रूदो नहीं था। तो रियू रूदो को ढूंढते हुए ये सोचती है शायद वो इन्फर्मरी में होगा। वो वही चली जाती है। अब इन्फर्मरी के पास आती है दरवाजे से बाहर की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर रियू वो स्माइल करते ही दरवाजा खोलती है पर वो आगे रुक जाती है। ये यहाँ पर रूदो अकेला नहीं था, वो अमू के साथ बैठा हुआ था और अमू से बात कर रहा था। अमू को रूदो ने जो फ्लावर दिया था, इस फ्लावर को देखकर वो काफी खुश हो गई थी और उसी खुशी में कहती है इस फ्लावर को ट्यूलिप फ्लावर कहते हैं। रूदो ने मुझे ट्यूलिप दिया। रूदो को समझ में नहीं आता कि इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है। पूछता है हाँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई कुछ नहीं बताती
और कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे फ्लावर पसंद आ गए। और ये सीन देख कर रियू से थोड़ा सा अंदर से जेलसी टाइप फील हो जाती है। तो हमारी लड़की को लड़का पसंद है, ये इस लड़के का ध्यान किसी और लड़की पर है। वो इन लोगों की बातों को डिस्टर्ब नहीं कर पीछे मुड़ जाती है, रूम के बाहर के दीवार के यहाँ रुक जाती है। इन लोगों की रूम के अंदर बातें चल ही रही थी। मामू से कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम अभी बेटर फील कर रही हो। कहती है हाँ मेरे पास बहुत एनर्जी आ चुकी है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ रुदो, थैंक यू। इनकी ये सारी बातें सुन का चेहरा एक पल के लिए पूरा ब्लैक हो जाता है, पर वो फिर भी मूड बदल लेती है। रूम के अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाती है। अमू और रुदो दरवाजे की तरफ देखते हैं। रियू हमेशा के अपने कूल स्टाइल में ही रूम में एंट्री लेते हुए रुदो को कैजुअली कहती है, ए रुदो सेमियो तुम्हें बुला रही है। सेमियो का नाम सुन रुदो एकदम से खड़ा हो जाता है। अब रियू को अपने सामने देख रुदो के बारे में पूछने लग जाता है, रियू तुम वापस आ गई, अब तुम ठीक हो? रियू रुदो को बताती है हाँ मैं ठीक हो गई, ईशा ने मुझे फिक्स कर दिया, पर मुझ पर उतना ध्यान मत दो, तुम्हें काम करने जाना है पता है ना, और अगर तुम जल्दी नहीं गए सेमियो तो बेहोशी हो जाएगी। तो सेमियो बेहोश हो जाएगी ये सुनकर रुदो अपनी जगह से जल्दी से उठ जाता है। वहाँ से निकलते हुए कहता है बेहोश हो जाएगी तो ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अम्मू तुमसे भी मैं बाद में मिलता हूँ। दोनों से बात करते हुए रुदो भाग कर ही सेमियो के पास निकल जाता है। रियू भागते हुए रुदो को कहती है हैव अ गुड टाइम। तो हम लोगों को दिखाया जाता है अमू को कि रियू की तरफ देख रही थी, और रियू भी काफी देर तक रुदो को वहाँ से जाते हुए देखती है। देर के लिए ऐसे दरवाजे पर खड़ी रहती है। अमू को उसे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। रियू अब शार्प नजर से अमू की तरफ देखती है और वो अपनी सीजर निकाल कर अमू की तरफ बढ़ती है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है फॉलो को, जिसने गुस्से में रुदो के नए कपड़ों को जमीन पर फेंक दिया था। एक पल गिरे नीचे पड़े हुए कपड़ों की तरफ देखता है और वो काफी देर तक अपने दिमाग में बहुत सारी बातें सोचता है। अब हमें इस इमेज में एक रूम को दिखाया जाता है और फुटबॉल गिरा होता, कई दिनों का कचरा था, दीवार पर फुटबॉल प्लेयर्स के पोस्टर लगे हुए थे और बेड पर कोई लड़का चादर ओढ़कर सो गया था। तो इसी सीन को याद करके वो कहता है डैम इट, ये कर भी क्या रहा हूँ। ऐसा कहकर फॉलो रुदो के कपड़े जमीन से उठाता है। वो कपड़े उठाते हुए सोचता है मेरा ऐसे एक्ट करने से भी नहीं बदलने वाला। रुदो के कपड़ों को ठीक से उठा लेता है, पर जो डर्ट लगी थी उसे साफ करता है और वो एक गहरी सांस छोड़कर वापस रुदो के रूम की तरफ जा ले जाता है। इन कपड़ों को लेते हुए सोचता है एटलीस्ट उसे ये दे सकता हूँ, फिर रुदो इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। फॉलो रुदो के रूम के पास आकर उसका दरवाजा नॉक करता है, उसे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। थोड़ी देर खड़ा रहता है और फिर थोड़ी बहुत सोचकर रुदो के रूम का दरवाजा खोलते हुए कहता है रुदो मैं तुम्हारे ये कपड़े तुम्हारे रूम के अंदर रख रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे दिन ये कपड़े जरूर फटेंगे। दरवाजा खोलकर अंदर देखने लग जाता है, उसका दरवाजा ओपन था। फॉलो यहाँ पर सोचता है ने अपने रूम को लॉक क्यों नहीं किया, जबकि वो रूम के अंदर नहीं है। तो रुदो के रूम के अंदर आ जाता है। अभी उसकी नजर रुदो ने बनाई हुई टू डू लिस्ट पर जाती है। उसने दीवार पर पोस्टर बना कर लगाए थे। पोस्टर्स को देखकर फॉलो एक पल के लिए बस देखते रह जाता है। तो आगे क्या करना है कि प्लानिंग उसने उस दीवार पर लिख दी थी। फॉलो को चौकर पर आवाज आती है। ये ग्रीस था जो कि फॉलो को बुला रहा था। ग्रीस कहता है हेलो फॉलो तुम कहाँ पर हो? हेलो फॉलो ये तो रुदो के डू लिस्ट पर ही ध्यान दे रहा था। ऐसी ही हालत में ग्रीस से बात करता है हाँ मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। आगे फॉलो से कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, हमारी आवाज इतनी ग्रम्पी क्यों लग रही है? एनीवे हमारे पास अभी इमरजेंसी जॉब आया है, हम लोगों को अभी निकलना है। हेलो फॉलो फॉलो लोका तो ग्रीस की बातों पर ठीक से ध्यान नहीं था। नजर रुदो के कमरे के दूसरे बाजू जाती है, जहाँ पर रुदो ने बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखा था। इतना सारा सामान और ये टू डू लिस्ट कर पता नहीं फॉलो के अंदर रुदो के लिए क्या फीलिंग्स आ रही है। वो फिर भी ग्रीस को रिस्पॉन्स देता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 190 फर्स्ट जॉब। बुड्ढा आदमी चिल्ला कर कह रहा था वहाँ पर ब्लैक बॉल्स थे, ब्लैक बॉल्स, तैरने वाले ब्लैक बॉल्स, वो सीधे हमारे मुंह में आ गए। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ फिर से कुछ गंदा मत सोचना। बुड्ढे की हालत देखो बेचारे की, बेचारा चिल्ला कर ही बता रहा है हम लोगों ने जैसे तैसे ब्लैक बॉल को अपने मुंह से बाहर निकाला, हमारे गांव से निकलकर यहाँ पर आ गए। बेचारा बुड्ढा आदमी कर ही सब कुछ बता रहा था। तभी हमारा रुदो सारी बातें सुनकर बुड्ढे आदमी से कहता है ओके गॉट इट, और अपने आप को हीरो वाली पोज में दिखाकर बुड्ढे आदमी से बात करने लग जाता है। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सब कुछ अब क्लीनर्स पर छोड़ दो। मिस्टर ओल्डफाट। ग्रीस पीछे से रुदो के सर पर टपली मारता है। बेचारा आउज कहके चिल्लाता है और ग्रीस गुस्सा होकर ही रुदो पर चिल्लाने लग जाता है हमारे क्लाइंट्स को ऐसे ओल्डफाट मत कहो। तो उप्स कहता है, उसे समझ में आ गया उसने गलती कर दी। तो ग्रीस रुदो पर ज्यादा देर गुस्सा नहीं कर पाता, उसे समझाते हुए कहता है ऐसे ही गॉट इट नहीं कह सकते जैसे कि सब कुछ हो गया हो, हमें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम्हें इस सब के बारे में डिटेल में पूछना चाहिए। तो रुदो अपने सर को रब करते हुए से कहने लग जाता है सेमियो ने हमें ये जब काम, मैंने सोचा जब सेमियो ने हमें ये काम दिया था हमें ऑलरेडी सारी डिटेल्स मिल गई थी, उसी ने ही सेम ओल्डफाट कहा था। इसे आप इसे चिल्लाता है हमें और भी डिटेल्स चाहिए। फिर पीछे से टैम्सी इसे कहता है
चलो भी ग्रीस, उसे थोड़ा ब्रेक दो। इसे भी ये उसका पहला ऑफिशियल जॉब है। यहाँ पर ऐसे ही एक दीवार पर लग के खड़ा हुआ था। वो स्माइली फेस में ही इसको आगे कहने लग जाता है, देखो ये रूदो का टाइम है शाइन करने का, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। ग्रीस यहाँ पर टैम्सी पर भी गुस्सा करता है, कहता है क्या तुम ये उसके शाइन करने का टाइम है, ये बातें विक्टिम्स के सामने करना बंद कर दोगे? तुम सभी लोग इतने हार्टलेस कैसे हो गए हो? ट्यूब्स कहता है उसे भी समझ में आ गया, उसने थोड़ी गलत बात कर दी। और ये सारी सिचुएशन को देखकर टोमे यहाँ सोचती है, जब जानका और इंजिन हमारे साथ नहीं होते, ग्रीस ही है इन लोगों के दिमाग में समझदारी वाली बातें डाल सकता है। और हमें फॉलो को भी दिखाया जाता है, जो कि गर्दन नीचे करके वहाँ पर खड़ा था, कुछ सोच रहा था। सीन चेंज होता है और कुछ देर पहले का हमें सीन दिखाया जाता है। एमी रूदो को कहती है, तो इस काम में तुम्हें दिखाना होगा कि रूदो द क्लीनर क्या कर सकता है। यही वजह है इस बार इस काम पर हम तुम्हें इंजन को साथ आने नहीं दे रहे हैं, ये बॉस का ही ऑर्डर है। और एक बात, तुम्हारा पहला काम है, पर मैं इस काम पर बस एक ही गिवर को नहीं भेज सकती। टैम्सी जो बैकअप तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा। रूदो सेमियो की बातें काफी ध्यान से सुनता है। उसके बगल में टैम्सी आ जाता है और अपने हमेशा की स्माइली फेस में ही उसे कहता है, ये क्लाइंट के लिए पहला जॉब है, हम दोनों एक साथ करने वाले हैं। तुम अपनी पावर को चाहे जितना इस्तेमाल कर लो, तुम्हारे पीछे रहूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। तो थैम्सी को थैंक यू कहता है और अपने दिमाग में कॉर्वस से किए हुए प्रॉमिस के बारे में सोचता है। मैंने कॉर्वस को बड़ा प्रॉमिस किया है, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि एक क्लीनर होने के तौर पर मैं क्या कर सकता हूँ। वो जोर से रेज में चिल्लाता है, टू एक्सपोज। कंफ्यूज होकर पूछता है, हाँ एक्सपोज मतलब? रूदो ऐसे जल्दी जल्दी में अपनी गलती सुधारने लग जाता है, नहीं मेरा मतलब है एक्सप्लोड, जैसे इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लोड होते हैं ना, वैसे ही तरह। सेमी उसे समझाते हुए कहती है, रूदो तुम वेपन को एक्सप्लोड करने में स्ट्रांग हो, ये सभी लोग जानते हैं, पर बात यह है अगर तुम कोई काम क्लीनर के तौर पर करने जा रहे हो, उसमें बस स्ट्रेंथ की ही जरूरत नहीं होती। फील्ड पर जाने के बाद तुम इस बात पर बिल्कुल भी श्योर नहीं रह सकते, तुम्हें वहाँ पर बस कोई ट्रैश बिस्ट ही मिलेगा। बहुत बार वहाँ पर विक्टिम्स भी होते हैं क्योंकि ट्रैश बिस्ट की वजह से ट्रबल में होंगे, और इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना रूदो द क्लीनर। ओके, अब आगे सेमियो की इसी एडवाइस को याद करके ही रूदो बुढ़े आदमी से डिटेल्स लेने के लिए उस पर चिल्लाते हुए ही उससे सारी बातें पूछने लग जाता है। ओल्ड सर प्लीज मुझे और बताइए, वो ट्रैश बिस्ट कहाँ पर है, वो कितने ट्रैश बिस्ट है? रूदो किसी भूत की तरह ही इस बुढ़े आदमी पर चिल्ला रहा था। ये बुढ़ा आदमी एकदम से फ्रीक आउट हो जाता है। रूदो तो उसे कुछ बात करने का चांस भी नहीं दे रहा था, बेचारा जैसे तैसे बात करने की कोशिश कर रहा था। क्या वो तो पैसे, वो तो ये तो कहा इस बुढ़े आदमी को बात करने दे रहा था, चिल्ला रहा था डिटेल्स, मुझे और भी ज्यादा डिटेल्स चाहिए। ग्रीस पीछे से चिल्लाता है, रूदो पीछे आ जाओ। तभी फॉलो कैप को हाथ लगाकर ये बढ़ता है, रूदो के कंधे पर हाथ रखकर ये पीछे खींच लेता है, नीचे गिरे हुए बुढ़े आदमी के सामने नील डाउन करके बैठ जाता है। देखिए रूदो को कि उसी पोजीशन में स्टैंड था। फॉलो अंती से इस बुढ़े आदमी से बात करने लग जाता है, सर क्या आप एब्सोल्युटली श्योर है कि वो ब्लैक बॉल्स कोई ट्रैश बेस्ड है? बुढ़ा आदमी लोग को हाँ कहता है। फॉलो आगे पूछने लग जाता है, अगर ऐसी बात है हम उस ट्रैश बेस्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट से साफ कर सकते हैं, क्या वो ट्रैश बेस्ट अभी भी गांव में है? बुढ़ा आदमी डिटेल में बताने लग जाता है, हाँ वो अभी भी वहाँ पर होंगे, का पूरा झुंड ही घर से बाहर निकल रहा था, लोग तो बस वहाँ से दूर ही जा सकते थे। आगे पूछता है, कोई इंजर हुआ है, कोई मिसिंग है? तो बुढ़ा आदमी उसे बताता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोगों ने सभी को सेफली बचाकर यहाँ पर लाकर रख दिया है। ये सुन फॉलो आगे पूछता है, ये तो अच्छी बात है, तो अब मुझे इस ट्रैश बिस्ट के बारे में आगे बताइए। अब फॉलो इस बुढ़े आदमी से उससे अच्छे से इसमें इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। रूदो काफी देर फॉलो को ऐसे देखते ही रह जाता है, वो कैसे सामने वाले से बातें कर रहा है। पीछे ग्रीस बड़ी से स्माइल करते हुए अपना सर हिलाता है, वो फॉलो पर काफी प्राउड है क्योंकि सामने वालों को कैसे हैंडल करना है तो ग्रीस ने ही फॉलो को सिखाया होगा। अब बुढ़े आदमी से सारी डिटेल्स लेने के बाद फॉलो उसे कहता है, ने हमारी बहुत मदद कर दी, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुढ़ा आदमी इमोशन से ओवरवेल्म होकर ही उसे पूछता है, तो कभी हम लोग हमारे विलेज में वापस जा पाएंगे? तो फॉलो बुढ़े आदमी की चिंता दूर करते हुए कहता है, अब चिंता मत कीजिए, क्लीनर्स में हमारे पास बहुत एक्सीलेंट लोग हैं जो कि काम करते हैं, हम लोग इस सभी कंडीशन का अच्छे से ख्याल रखेंगे। फॉलो यहाँ पर अच्छे से स्माइल दिखाता है, नहीं कहता है आप लोग अपने हमेशा की नॉर्मल वाली लाइफ में जल्दी वापस आने वाले हैं। फॉलो की ये बात सुन बुढ़ा आदमी और उसके बगल में जो रिफ्यूजी बैठे हुए थे काफी खुश हो जाते हैं, उन्हें फॉलो की बातों से उम्मीद दिखाई दे रही थी। तो उठकर इसके पास चले जाने लगा है, जाते हुए रूदो देख रहा था और ये पीछे रिफ्यूजी बैठे हुए थे तो एक दूसरे में ही बातें करते हैं। थैंक गुडनेस, मैंने सोचा था हम लोग तो मरने ही वाले हैं पर हम लोग अब बच गए। लोग इनके पास आता देख इधर ग्रीस और टॉम फॉलो के लिए कुछ होकर तालियां बजा रहे थे कि फॉलो ने अपने सामने वाली कंडीशन
सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया, लोगों को शांत कर दिया। लोग के पास आते ही ग्रीस पोलो से कहता है, लो तुम तो क्लाइंट से रिलेशनशिप रखने में बढ़िया बनते जा रहे हो, तुम पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। पोलो कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसी तरीके के काम होते हैं जो कि सपोर्टर्स को करने होते हैं। पोलो अपनी बातों में को टांट लगा रहा है। तो हाँ, पोलो को थोड़ा ऑब्जर्व करता है। पोलो के कहता है, वैसे भी एसबी से लड़ने में तो अच्छा नहीं हूँ, है ना। ये बोलकर पोलो एक बार रुदो की तरफ देखता है, तो भी फॉलो की तरफ देख रहा था। पोलो अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है। अब हम लोग थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। एमसी यहाँ पर एक खाई के बगल में आ गया था। इस गहरी खाई में देखते हुए एमसी कहता है, तो सरप्राइज हो कि कोई यहाँ पर रह भी कैसे सकता है। गलत कदम, तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म। तुम यहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्व करके बोलती है, सभी लोग यहाँ पर पॉल्यूटेड जोन के बगल में ही रह रहे हैं। ऑफ कोर्स इन लोगों को खाई के बगल में ही रहना होगा। ये एक रास्ता है, पॉल्यूटेड जोन के ट्रैश बेस्ड लोगों के पास नहीं आ पाएंगे। एमसी आगे कहता है, फिर भी इन लोगों पर हमला हो ही गया। फिर में यही बात है, अगर तुम्हें कोई सेफ जगह पर रहना होगा, तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ऑनेस्टली सारी कंडीशन जगह पर एक जैसी ही है। तो क्रिस थोड़ा सीरियस होकर ही कहता है, पर इस बुढ़े आदमी ने हमें बताया ट्रैश बेस का पूरा झुंड घर से बाहर निकला है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है सारे ट्रैश बेस घर में ही रह रहे थे, या फिर वो ट्रैश बेस बाद में आकर रहने लग गए। हमारी टीम गाँव की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। चलो हम लोग थोड़ा इस विलेज की तरफ देखते हैं। एक्चुअली में ये विलेज एक बड़ी से खाई के अंदर किसी जगह पर बनाया गया है, और उसके बगल में और भी गहरी खाई है। हम देखे तो इस गाँव में काफी पुराने घर है, बहुत सारी विंड मिल्स है जो की थोड़ी बहुत टूट चुकी है। इन गाँव वालों ने अपने गाँव को लंबी सी दीवार बनाकर एक नेट टाइप गेट बनाया है, इससे गाँव में एंट्री की जा सकती है। यहाँ पर देख भी सकते हैं इस गाँव के ऊपर हमें इस पहाड़ का थोड़ा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है। मतलब ये गाँव पूरा पहाड़ के अंदर बसाया गया है। इस गाँव का नाम हमें बताया जाता है जेनिया, ईस्टर्न वार्ड में रेमोस विलेज। पर हम डिटेल में इस गाँव को देख सकते हैं। जैसे ये गाँव के ऊपर बनाया गया है और इस गाँव के ऊपर ये पहाड़ है। हम इधर पहाड़ के यहाँ पर सीलिंग की लाइट भी देख सकते हैं, और इस पहाड़ में छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी कार्व की गई है, यहाँ से पहाड़ों में हमें एंट्री ले जा सकती है। और यहाँ पर पहाड़ पर या फिर खाई पर बहुत सारी विंड मिल्स को दिखाया जाता है। तो इस गाँव की तरफ देखकर बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में सोच रहा था। फॉलो अप टीम को बताने लग जाता है कि ये बैग बॉल वाला जो झुंड है गाँव के पिछले वाले घर से बाहर निकला था। ब्लैक बॉल के अंदर जाते हैं, तो हम लोग इस बात का इंतजार लगा सकते हैं शायद वो बैग बॉल लोगों के मुंह के अंदर जाकर उन्हें सफोकेट करके मारना चाहते हैं, या फिर उन्हें अंदर से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। लोग ये कहने लग जाता है, और हम लोगों ने मास्क पहने हैं, हमें इस बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ब्लैक बॉल बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो हमें ऑन गार्ड रहना होगा। और विरुदो की बात पूरी ना सुनते हुए यहाँ से आगे बढ़ जाता है और कहता है ब्लैक बॉल आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, क्योंकि आगे जाकर उनकी डस्ट ही होने वाली है। फॉलो अपना सर नीचे झुका लेता है और इधर ग्रुदो गाँव के गेट को खोलते हुए कहता है ट्रैश भी बहुत नीचे जा रहा है, तो मैंने भी उनके लिए बहुत अच्छा ट्रैश चुन लिया है। उसके साथ हमारी पूरी टीम भी गाँव में एंट्री लेती है। सामने देखे तो पूरा गाँव पूरा सुनसान लग रहा था। ग्रुदो अपने हाथों को ओपन क्लोज करके रेज कर लेता है, हमें गाँव से रम्बलिंग की आवाज आने लग जाती है। पहले ही पल वो आवाज बंद हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बॉल को कि हवा में तैर रहा था। तो सीरियसली उस ब्लैक बॉल की तरफ देख रहा था और उसके पीछे टैमसी को ऑब्जर्व करते हुए आवाज लगाता है, कहता है ये जो ट्रैश बिस्ट है इतने छोटे हैं कि किसी के भी मुंह में जा सकते हैं, तुम इन्हें साफ करने के लिए अपना वेपन चूज करोगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसी चीज का इस्तेमाल मत करना जो बस पॉइंट्स पर ही अटैक करती है। और ये बात करते हुए टैमसी अपनी जिनकी बाहर निकालता है और उसे एक्टिव करता है। ग्रुदो यहाँ टैमसी की बातें तो सुन रहा था, वो आगे देख रहा था। टैमसी से कहता है, हाँ जरूर, इन छोटे लोगों को पकड़ने के लिए तुम्हें पूरे सरफेस की जरूरत है। और इस इमेज में हम देखे तो गाँव से ही ब्लैक बॉल का पूरा झुंड ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जैसे कि कोई मधुमक्खी के छत्ते से सारी मधुमक्खियां अटैक करने आ गई हो। अब देखो तुम इसे इमेजिन करने के लिए जैसे ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर एपिसोड 31 में हम लोगों ने देखा था ना कि यहाबा ने आग वाले जो कीड़े होते हैं अटैक कर दिया था। तो बचने के लिए शिनसुई खान को लेकर आया और आइजान ने कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन कीड़ों को भी साफ कर दिया और सोल सोसाइटी बचा ली। आप इन ब्लैक बॉल्स को कीड़ों की तरह ही देख सकते हैं, ये मानना होगा। आइजान सामा का और ही कुछ और है। इस चैप्टर की तरफ आते हैं। अब इन ब्लैक बॉल्स को तरफ से आता देख तो अपने आप को तैयार कर लेता है, अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, बाहर निकालता है नेट। इधर हम पीछे देख भी सकते हैं एमसी ने भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट से नेट ही बनाया है। टाइम से ग्रुदो भी उसी की तरह नेट यूज कर रहा है। ये देखकर स्पीचलेस हो जाता है और सोचता है इसने तो मुझे कॉपी कर लिया। यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 120 द सनसेट। चैप्टर की शुरुआत में हम देखे तो फॉलो अपने हैमर से ब्लैक बॉल्स को हिट कर रहा है। हिट करते ही समझ में आता है कि ये ब्लैक बॉल हिट होने के बाद पूरी तरह से डस्ट बन जाते हैं और वापिस रिफॉर्म हो जाते हैं। इस बात को फॉलो ऑब्जर्व करता है, परेशान होकर कहता है ओ नो अब मुझे ये मत कहना कि ये चीज डस्ट से बनी हुई है। तो पीछे ग्रीस जो ब्लैक बॉल से लड़ रहा था डिस्ट्रॉय करते वक्त उसे कहता है
है ये बैग बॉल फर्स्ट वाले ट्रैश बीच से तैयार हुए हैं, खत्म करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लो हम लोग जितना उन पर अटैक करेंगे ये ब्लैक बॉल उतना ये पाउडर डस्ट बन जाएंगे। जब तक वो वापस रिफॉर्म ना हो जाए तब तक हम पर अटैक नहीं करेंगे, पर बस हम दोनों का सामना नहीं कर सकते, मैं पीछे हटना होगा। तो ये बात सुन लो थोड़ी देर सोचता है, काफी परेशानी में ही डिसीजन लेकर इसके साथ पीछे हटने लग जाता है। पीछे टॉमे भी थी, इस सारी लड़ाई का रिपोर्ट लिख रही थी। हम देखे तो टैम्सी और रूदो को की फिगर हमें थोड़ी धुएं धुएं में दिखाई जाती है। टैम्सी कहता है हम लोग सही थे कि हम लोग इसे लेकर आए। वे दिखाया जाता है टैम्सी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट टोकुशिन जिससे टैम्सी ने बनाया है, और रूदो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट 3R का यूज इस लंबी स्टिक वाले नेट के लेकर आए। दोनों भी ब्लैक बॉल से अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ लड़ रहे हैं। रूदो को आगे जाकर लड़ता देख टैम्सी कहता है माय अगर मैं ये भी कंसिडर करूँ कि मैं अपनी पावर को होल्ड कर रहा हूँ, और ये बात बहुत इम्प्रेसिव है कि रूदो अपनी पावर को मेरे इक्वली जनरेट कर रहा है, और ये कितना बढ़िया है कि वो बस अपनी एक ही एबिलिटी यूज कर रहा है। ये कितना वेस्ट है। देखिए तो रूदो ने अपने नेट को बहुत बड़ा बना दिया है, लेकर वो इस ब्लैक बॉल के झुंड के तरफ भाग रहा है। ये झुंड भी टैम्सी और रूदो पर अटैक करने के लिए बहुत स्पीड से इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, और हम इस झुंड को टैम्सी और रूदो के पास आते हुए देखते हैं। ये देख फॉलो दिमाग में सोचता है ये कोई झुंड नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर है, क्योंकि हम देखे तो इस सारे ब्लैक बॉल से अटैक करने के लिए एक साथ होकर एक बड़ा सा ब्लैक बॉल बना देते हैं। तो इस अटैक के लिए रेडी था, वो अपने नेट को अच्छे से पकड़ लेता है। जब ये बड़ा ब्लैक बॉल के पास आ रहा था तब रूदो अपने नेट को बेसबॉल बैट की तरह पकड़कर बॉल को हिट करने की पोज में आ जाता है। तभी ये सारे ब्लैक बॉल रूदो के नेट के अंदर चले जाते हैं और पलक झपकते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। होलो भी मेस्मराइज होकर ही रूदो की इस फाइट को देख रहा था। रूदो अपने काम पर ही ध्यान दे रहा था। होलो यहाँ पर रूदो की इस लड़ाई को देखकर अपने दिमाग में सोचने लग जाता है। तो पहले आगे चला गया, उसने झुंड में रास्ता बनाया। हम देखे तो यहाँ रूदो इन ब्लैक बॉल से लड़ रहा था, रास्ता बनाकर इन ब्लैक बॉल्स के बीच में भाग रहा था। इन ब्लैक बॉल्स को कुछ समझ में आया उससे पहले ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट वाले जाले को इस्तेमाल करके सारे ब्लैक बॉल्स को ट्रैप कर देता है, और ये ट्रैश बीच वाले ब्लैक बॉल समझ में आए कि उनके साथ क्या हुआ है उससे पहले ही टैम्सी आकर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से ब्लैक बॉल को खत्म कर देता है। होलो रूदो और टैम्सी के वो इनकी कोऑर्डिनेट लड़ाई को देखकर सोचता है रियलिटी में ये ज्यादा इफिशिएंट होता कि इसके पास ज्यादा मोबिलिटी है, यानी कि वो ज्यादा तेज मूवमेंट कर सकता है। तो टैम्सी पहले हमला करे तो फिर रूदो जो बीच बच चुके थे खत्म कर दे। पर ये रूदो का पहला जॉब है, उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी बिना एंजाइटी के या फिर कोई और बातें दिमाग में ना लाते हुए उसके पास अपने एबिलिटीज पर ना कोई शक किए आगे बढ़ने की पावर है। बोलो यहाँ टैम्सी के बारे में सोचता है। टैम्सी इस मिशन में जानता है कि उसका रोल क्या है। उसके पास ये पावर है कि वो रूदो को इस मिशन में बैकअप दे और बिना किसी डिस्कशन के लीड को फॉलो करे। बोलो इस बात को इस करके सोचता है ये डिस्पैरिटी है, यानी कि विषमता। ट्रैश बीच को खत्म करने के बाद और अपना काम पूरा होता देख तो सोचता है लग रहा है जैसे कोई मुझे रोक नहीं रहा है। मुझे इस बात की कोई चिंता भी नहीं हो रही है कि कोई मुझ पर पीछे से अटैक करेगा, इसलिए मैं आसानी से आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि टैम्सी सबका मेरे लिए ख्याल रख रहा है। तो टैम्सी की बात याद करता है। टैम्सी ने मिशन पर आते हुए वो कहा था कि तुम्हें अपनी जितनी पावर यूज करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। और यही बात को याद करके रोज टैम्सी के बारे में सोचता है कि टैम्सी बहुत औसम है, एक रोक दो तुझे पता नहीं है, एक नंबर की कमोलिका है ये टैम्सी। टैम्सी को बाद में भरा बुला बोलते हैं। अब चैप्टर में हम देखे तो टैम्सी ऊपर आसमान में देख रहा था, वो वरीड होकर कहता है ओ डियर, क्योंकि आसमान में और भी बहुत सारे ब्लैक बॉल्स का झुंड वापस अटैक करने के लिए आ चुका है। ये समझ में आता है और कहता है हम लोगों ने तो उन्हें खत्म कर दिया था और वो तैयार होकर वापस आ गए हैं। और अगले ही मोमेंट में हमारे समझ में आता है जो रिपोंग हुए ब्लैक बॉल्स है टैम्सी और रूदो को छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाते हैं। इन ब्लैक बॉल के झुंड के पीछे भागता है और कहता है ए वापस आओ। टॉम ग्रीस और फोलो भी देखिए इस कंडीशन से काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी यहाँ पर हुआ क्या। फोलो सोचता है ब्लैक बॉल वाइटल इंस्ट्रूमेंट से तो डिस्ट्रॉय नहीं हो गए, रूदो ब्लैक बॉल का झुंड जहाँ पर जा रहा है के पीछे भाग रहा था और उसे भागता देखकर फोलो आगे सोचता है ट्रैश बॉल्स का वीक पॉइंट जो आम लिविंग क्रीचर्स होते हैं की तरह सेम होता है। अगर हमने उन्हें पावर दे दी तो हम आसानी से उन्हें वाइटल इंस्ट्रूमेंट से साफ कर सकते हैं। ट्रैश बॉल्स को बाकी ट्रैश बॉल्स की तरह कोई कोर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कि मेन बॉडी का ही पर होगी। देखे तो ये पूरा झुंड पूरे गांव में से घूमकर कहीं जा रहा था और उसके पीछे रूदो भी भाग रहा था। हम देखे तो रूदो के पीछे टैम्सी भी आ चुका है। उन्हें दिखाई देता है कि ये सारा झुंड झोपड़ी के अंदर घुस गया है। झोपड़े में कुछ देर के लिए हमें हलचल नहीं दिखाई देती, फिर कुछ देर बाद उस झोपड़े का दरवाजा खुल जाता है और उससे बाहर निकलता है एक ब्लैक पिग अपने हाथों में गार्डन फोक को लेकर आता है। तो देखकर रूदो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये उन ब्लैक बॉल्स की मेन बॉडी है, कपड़े पहने हैं और इसके साथ वेपन भी है। ये ब्लैक पिग काफी गुस्से से ही तो टैम्सी की तरफ बढ़ रहा था। टैम्सी इस ब्लैक पिग को ऑब्जर्व करते हुए कहता है मेन बॉडी कपड़ों को आर्मर की तरह यूज कर रहा है। एक्चुअली में कितना क्रीपी लग रहा है। तो कहता है आर्मर, हमारे नेट से लड़ने के लिए इसने ये प्लान बनाया है। नेट की तरफ देखता है, टैम्सी को कहता है हम लोगों को भी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। रूदो अपने पॉकेट में हाथ डालकर हेयर ड्रायर निकालता है। इस हेयर ड्रायर को अपने ग्लव से फिनिश करते हुए कहता है मैं अब हफ लफ करके अपने सारे प्लान को उड़ा देने वाला हूँ। ऐसा कहकर तो हेयर ड्रायर का साइज बहुत बड़ा बना देता है, उसे अपने पीठ पर सेट कर देता है। ड्रायर को ऑन करके इस ब्लैक पिग पर
पर ड्रायर से ब्लो करके अटैक करने लग जाता है। रुद्र के हेयर ड्रायर के हवा का इतना जोर था कि ब्लैक पिग हवा की वजह से सच में डिस्ट्रॉय हो जाता है और बस हवा में ये ब्लैक पिग वाले कपड़े रह जाते हैं। ये लड़ाई यही खत्म हो जाती है। टैम्सी यहाँ रुद्र के इस पावर को ऑब्जर्व कर रहा था और दिमाग में सोचता है ने एक ही बार में चीजों को वेपनाइज कर दिया और दोनों वेपन्स को एक साथ लेकर वो लड़ रहा है। इसने अपने ग्लव्स को इस्तेमाल करना अच्छे से सीख लिया है। टैम्सी अपनी आंखें बनाकर सोचता है ये तो वेस्ट हो गया। पोलो यहाँ पीछे खड़ा था जो इस सारी लड़ाई को चुपचाप देखता है। ये सच में ट्रेसबीस की मेन बॉडी थी। हमें बहुत देर तक उस झोपड़े को दिखाया जाता है और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। अब मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।